बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, क्रिकेट के हवाले से अगर बात की जाए तो हमने कल भी बात की, जैसे T20 वर्ल्ड कप और ODI वर्ल्ड कप जो कि 2027 में होना है, उसके फॉर्मेट में कुछ तब्दीली की जो बातें हो रही थी, अब वो तब्दीलियाँ जो है उसमें मजीद क्लैरिटी आ गई है। और अगेन वही बात जो हमने कल के शो में की थी कि मजीद पैसा किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से मजीद इसको कमर्शलाइज किया जाए ताकि ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा आई बॉल्स आएँ, उसके हवाले से जो चीज़ें करने की कोशिश की जा रही थी उसमें टॉप पर तो एक ही बात आएगी कि पाकिस्तान इंडिया जहां पर 1 या 2 मुकाबले होते थे वहां पे आप उससे ज़्यादा मुकाबले होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन मैचेस से रेवेन्यू इकट्ठा हो सके। क्योंकि आपको भी पता है, वो हमें भी पता है कि पाकिस्तान इंडिया मैच का रेवेन्यू एक तरफ, पूरे टूर्नामेंट का रेवेन्यू एक तरफ, तो इस वजह से अब ICC की भी कोशिश है कि इनके मैचेस ज़्यादा से ज़्यादा करवाए जाएं। ऑल तो कोई राइवलरी उस तरह से रह नहीं गई इस तरह के ICC टूर्नामेंट्स में, बट फिर भी सम हाउ आई बॉल्स मिलती हैं। इस पर थोड़ी सी वर्किंग मजीद हुई है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। प्लस हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर जो T20 स्पेशलिस्ट है, जिनको तैयार ही 4 ओवर्स के लिए किया गया था और उसके अलावा उनकी कोई क्रिकेट नहीं थी, ODI भी उनको ज़बरदस्ती खिलाया गया, लेकिन 4 ओवर के स्पेशलिस्ट हैं, उनको मेजर लीग क्रिकेट MCL 2026 में रोमन पावल ने 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाए। खैर, लीग क्रिकेट है, हो जाता है, आप कह सकते हैं। वो बहरहाल उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो आपको भी पता है, वो मुझे ही पता है। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ फीफा वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल भी कंप्लीट हुआ, जो कि अर्जेंटाइन ने, कोई बंदा जाके अर्जेंटाइन की टीम को ये बताया कि जनाब पहले जो 80 मिनट होते हैं ना, उसमें भी अगर आप गोल करेंगे तो काउंट होगा, वो माना जाएगा। ऐसा नहीं कि वो माना नहीं जाएगा, क्योंकि लगातार ये 3 मैचेस हो गए कि उनके जो गोल स्टार्ट होते हैं वो 80 मिनट के बाद होते हैं और आखिरी 10-11 मिनट में, 7-8 10-11 मिनट में वो 2 से 3 गोल स्कोर कर देते हैं। और मेसी ने कल क्या परफॉर्म किया है, कल क्या असिस्ट किया है, जिस तरह की वो फुर्ती दिखाई है, स्टार्ट में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लगे, मीनवेल आगे चल के आके पूरी एक टीम जो है वो प्लान लेके चल रही थी और उसको एग्जीक्यूट किया। कल के मैच में तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि चीटिंग हुई उनके साथ। बहरहाल 60 साल पुराना जो ख्वाब था ना, वो फिर से एक दफ़ा अधूरा रह गया, टीम इंग्लैंड का फाइनल खेलने का। और अब अर्जेंटाइन जो है अब वो फाइनल में पहुंच चुका है। स्पेन वर्सेस अर्जेंटाइन, संडे को ये फाइनल होना है और इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब और साथ साथ इरफान ज़हीन ने ज्वाइन किया है। बोथ ऑफ यू जी। क्रिकेट पे पहले बात कर लेते हैं। इरफान भाई, अस्सलाम वालेकुम। इरफान भाई, आवाज़ आ रही है आपको? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इरफान भाई, सर ये कुछ समझ आई है, ये आप जो कोई तब्दीलियां ला रहे हैं, जैसे हमने देखा कि फीफा में टीम्स की तादाद बढ़ाई ताकि मैचेस ज़्यादा हों, ताकि ये टूर्नामेंट लंबा हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ सके। अब मीनवाइल क्रिकेट में भी इस तरह से ICC ये अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है और अब जो नया फॉर्मेट है उसमें पाकिस्तान और भारत के एक इजाफी मुकाबले का इम्कान है, यानी कि मजीद पैसों का। समझते हैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए फैसला कर रहे हैं या फिर पैसे कमाने के लिए? देखिए, जब आप किसी भी स्पोर्ट्स को ग्लोबल स्पोर्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो जैसे मैयर जरूर लिए जाते हैं। फीफा में भी आपने देखा कि 32 से 48 टीम का कॉन्सेप्ट आया, अब नेक्स्ट टाइम 64 की बात की जा रही है। तो ये तब जब ग्लोबल स्पोर्ट्स की आप डिस्कशन में आते हैं तो फिर ऐसी चीजें कई दफा जो बॉडी होती है वो सोचती है कि किए जाने चाहिए ताकि मैक्सिमम जितने भी कंट्रीज हैं वो उसमें अट्रैक्ट हो, उनको ल्योर किया जाए। जहां तक इनकी बात है क्रिकेट की, ओब्वियसली मेरे ख्याल में फीफा के बाद सेकंड लार्जेस्ट ये स्पोर्ट है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट आ रही है, लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। T20 के अंदर आपने देखा है कि ऑलरेडी 20 टीमें खेल चुकी हैं, तो ये से बुलाया जा रहा है। लेकिन क्रिकेट का मसला फुटबॉल से डिफरेंट है। फुटबॉल के अंदर कई दफा आपको ओब्वियसली डिफरेंस तो फील होता है कई दफा क्वालिटी का, बट क्रिकेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस फील होता है, क्योंकि क्रिकेट इतनी आसान या उस तरह की स्पोर्ट नहीं है जिस तरह की फुटबॉल है। ये एक बड़ी टेक्निकल गेम है, इसके लिए प्रॉपर स्किल सेट चाहिए होता है आपको खेलने के लिए। आप ये देखें ना कि अभी आपकी अगर टेस्ट प्लेइंग नेशन WTC 9 खेल रही है या इवन 12 टीमें टेस्ट प्लेइंग नेशन है, तो अगर कोई 3-4 रैंक की टीम जरा सी 9वें-10वें नंबर की टीम के साथ टेस्ट मैच खेलती है तो आपको जमीन आसमान का डिफरेंस नजर आता है कि बहुत ज्यादा आप करता है ये वन साइडेड अफेयर हो रहा है। तो क्रिकेट के अंदर कहीं ना कहीं ये आपने बैलेंस को भी कायम रखना है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो व्यूअर्स को कहीं बिल्कुल ही साइड वे ना ले जाए कि यार ये इसमें तो अट्रैक्शन ही कोई नहीं, मैच के अंदर कोई इसका मजा ही नहीं आ रहा। तो फीफा में कहीं ना कहीं 3 गोल का डिफरेंस आता है, 2 का आता है, कुछ थोड़ा बहुत मुकाबला रहता है, इवेंचुअली अच्छी टीम जीत जाती है। पर क्रिकेट के अंदर जब बिल्कुल वन साइडेड अफेयर होता है तो जो फैंस होते हैं वो बिल्कुल इससे दूर हो जाते हैं स्पोर्ट से। तो ये ICC ने इसमें जरूर रखना है कि उन टीमों को लेके आना है। क्वांटिटी बनाना एक तरफ ठीक सोच भी हो सकती है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्वालिटी को मेंटेन भी रखना है। तो ये मेरा ख्याल है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको सोच के फिर आपको ये मैयर लेना चाहिए। अच्छा, मैं सही सब आसान अल्फाज में, बहुत से क्रिकेट फैंस हैं जिनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही कि ये फॉर्मेट अगर तो अप्लाई होता है ये इस वर्ल्ड कप में, जो कि डेफिनेटली हो जाना है,
ज़्यादा से ज़्यादा आए बॉल चाहिए। अच्छा, अब ये सुपर 6 मरहला पहले होता था, बड़े आसान था कि जिस तरह से टीमें चल के आ रही हैं, अब सुपर 7 एक मरहला है, तो इसको कैलकुलेट किस तरह से करेंगे? 14 टीमें साथ साथ स्टार्ट से ही सुपर 7 चलेगा ये, उसमें से दो काम होकर सुपर 7 तक आएंगी? देखिए, जो मैं समझाऊँ वो ये है कि जो 14 टीमें हैं, उस एक डेट होगी, उस वक्त जो 14 टीमें होगी उनमें से 12वीं, 13वीं और 14वीं टीम, अच्छा, इनका एक जो सीरीज है वो चलेगी। उस सीरीज में से एक टीम सेलेक्ट की जाएगी, क्योंकि जो तीन टीम अगर आप निकाल लेंगे 14 में से तो बाकी 11 बच जाएंगी। एक टीम मिला के वो हो जाएंगी 12। उन 12 टीमों को फिर 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा 6-6 के। अच्छा, ये प्री वर्ल्ड कप चीजें होंगी, ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका होगा? हिस्सा ही है, जो तीनों वर्ल्ड कप की होस्टिंग नेशंस हैं उनमें ही ये सारे मैचेस खेले जाएंगे। उसके बाद 6-6 के 2 ग्रुप्स बनेंगे, उन 2 ग्रुप्स के अंदर टॉप 3 टीम्स, अच्छा, और बेस्ट रैंक्ड 4th टीम, 3 उधर से 3 उधर से 6 हो गई, और जो बेस्ट रैंक 4 टीम है वो मिला के 7। अच्छा, ये बेस्ट रैंक 4 तो ये टीम कौन सी होगी? 4th वाली, ये जो वो मरहला खेल गया ये होगी? अभी आपने अगर फीफा का वर्ल्ड कप देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जो राउंड ऑफ 32 की टीमें थी वो ऐसे डिसाइड होनी थी कि जो बेस्ट 12 थर्ड प्लेस टीम थी 12, उनमें से टॉप 8 को निकाला गया था। ठीक है। तो इसी तरह 2 ग्रुप्स होंगे 6-6 टीमों के, तो उसमें जो चौथे नंबर पर आने वाली बेस्ट टीम होगी वो भी शामिल रहेगी सुपर 7 के अंदर। अब देखें, इतना अगर कॉम्प्लिकेटेड किस्म का एक वो उन्होंने बनाया है, तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ मैटर करती होती है कि जब आप 3-4 इवेंट्स करवा लेते हैं एक ही फॉर्मेट के मुताबिक, तो फिर फैंस के थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट का फैक्टर जो है वो कम भी होने लगता है, और फिर उसके ऊपर इस किस्म के क्वेश्चन मार्क्स भी आना शुरू हो जाते हैं कि यार ये जो फॉर्मेट है चूंकि समझ आ गए लोगों को, तो अब इसके मुताबिक वो अपने मैचेस को या तो मैनिपुलेट कर लेते हैं या उसके मुताबिक जिसके लिए फिक्सिंग की टर्म जो है वो इस्तेमाल होती है, फुटबॉल में भी क्रिकेट में भी हमने देखा इसके ऊपर। तो इसीलिए समटाइम वो कुछ इस किस्म के कॉम्प्लिकेशंस भी ऐड करते हैं ताकि एक नया फॉर्मेट, लेकिन बात यह है कि अगर ये नया फॉर्मेट ऐड करना था तो इसको का अनाउंस जो है मेरा ख्याल है 2023 के वर्ल्ड कप के फौरन बाद होना चाहिए था। आपको इतने वर्ल्ड कप के करीब आके इतना कॉम्प्लिकेटेड जो एक आपने वो सिस्टम बना दिया है, ये मेरा ख्याल है अनाउंस नहीं करना चाहिए था। बाकी जाहिर है कि ये तो फैसला उस वक्त होगा जब इसके ऊपर अमल हो जाएगा, जब ये वर्ल्ड कप हो जाएगा, उसके बाद ये तय होगा कि इंटरेस्ट का क्या फैक्टर था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंक्लूसिविटी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो कल हम बात कर रहे थे कि अगर आप चाहते हैं कि क्रिकेट को प्रमोट किया जाए, क्रिकेट ग्लोबल स्पोर्ट बनाया जाए, तो उसके लिए आपको इन कंट्रीज के अंदर जाकर ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको वहां से प्लेयर बनाने पड़ेंगे, वहां से कोच बनाने पड़ेंगे, वहां क्रिकेट का कल्चर बनाना पड़ेगा, और क्रिकेट का कल्चर डेवलप होगा नीचे स्कूल्स के अंदर, अकेडमीज के अंदर, तो उस कंट्री की क्रिकेट जो है वो ग्रो करेगी। तो मेरा ख्याल है कि अगर तो आईसीसी का ये प्लान है कि उसने क्रिकेट ग्रो करनी है, उसको ग्लोबल स्टेज पर लाना है, तो उसका तरीका ये है कि पहले ग्रास रूट के ऊपर काम करें, चीजों को डेवलप करके उसके बाद फिर इस तरह के मेगा इवेंट्स के अंदर जो है वो चीजों को ऐड किया जाए। अच्छा इरफान भी, अगर ये टीम्स ऐड होती हैं, लेट से ये वाला बीच में एक एस्पेक्ट आता है, तो उसमें आपकी नजर में ऐसी कौन सी टीम्स? हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा कि हमने उस तरह की टीम्स देखी जो पहले टूर्नामेंट में यूजुअली नजर नहीं आती, तो उनके अलावा और कौन सी टीम्स होंगी जिनको अब ऐड किया जाएगा? देखिए हमजा, ये तो ओबियसली ये तो एक राउंड खिलाया जाता है पहले, उसमें जो टीमें जीती हैं उसका आता है। युगांडा मुझे लगता है काफी टाइम से हम उनका नाम सुन रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम इटली भी अब आ चुकी है। कुछ ऐसे कंट्री जरूर हमें फील होते हैं। मुझे जैसे अगर आप देखते हैं तो मुझे वैसे जितनी ये टीमें ऑलरेडी 20 खेली है, मुझे सबसे ज्यादा पोटेंशियल वैसे नेपाल में लगता है। नेपाल का जो पैशन है गेम के अंदर, क्रिकेट के अंदर, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज को बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, कभी भी आप एक्सपैट के ऊपर टीम नहीं बना सकते। जैसे आप देखते हैं कतर को देखें, ओमान को देखें, आप यूएई को देख लें, इतने इतने सालों से क्रिकेट खेल रही है, क्योंकि ये दूसरे कनाडा देख लें, वो आपकी टीमें उस तरह फ्लरिश नहीं कर पाई क्योंकि वो एक्सपैट के ऊपर बेस कर रही है। जो आपके अपने लोकल जब किसी स्पोर्ट्स को खेलते हैं तो आपको नजर आता है कि यार ये उसमें पोटेंशियल निकल रहा है। तो नेपाल एक साइड ऐसी नजर आ रही है जो मुझे लगता है बड़ी अच्छी, ऑलरेडी वो खेल चुकी है। फिर युगांडा का नाम बार बार लिया जाता है कि अगर लेट्स सपोज ये किसी तरह वो क्वालिफिकेशन के बड़े करीब तर होते हैं। ये 2-3 टीमें हैं, आई एम श्योर और भी ऐसे नाम हमें सुनने को मिलते हैं। यूरोप के अंदर में भी अब ये टेंडेंसी क्रिकेट की काफी आ रही है कि टीमें अब क्रिकेट भी खेलती हैं। नॉर्मली तो सिर्फ ये जो ग्रेट ब्रिटेन वाली साइड या स्कॉटलैंड, इंग्लैंड या इधर आयरलैंड वाली साइड पे नजर आता था, अब इस साइड पे दूसरे कंट्रीज की तरफ, ये की तरफ स्पेन की बात कर लें या इधर टेंडेंसी आपको थोड़ी ज्यादा दिखना शुरू हो गई है। पुर्तगाल वाली साइड पे भी क्रिकेट खेली जाती, बट मुझे लगता है कि ये एक जब ग्लोबल स्पोर्ट बनाने के लिए आपको पहले एक पूरा रोड मैप लेना पड़ेगा, एक पाथ बनाना पड़ेगा आईसीसी को। उधर निचले लेवल में स्कूल में आपको ये कहीं ना कहीं कल्चर के अंदर ये इंकलकेट करना पड़ेगा। देखिए फुटबॉल, क्यों मैं इसको बार बार बात कर रहा हूँ, फुटबॉल जो है, हॉकी जो है, फुटबॉल के लिए तो मेयर आपको एक फुटबॉल चाहिए और आप किसी भी गली मोहल्ले में कहीं भी खड़े होकर घर के अंदर भी खेलना स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए वो आसान है खेलना।
क्रिकेट के लिए आपको तमाम गैजेट्स चाहिए, पूरे इक्विपमेंट चाहिए, जो कि आसान नहीं है, एक मिलना आसान नहीं है, फिर टेक्निकल गेम है, दुनिया की मैं बता रहा हूँ कि सबसे कॉम्प्लेक्स गेम है इन टर्म्स ऑफ उसके रूल रेगुलेशन, उसके तमाम मामलात। ये एकदम से ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल एलियन कंट्री है जिसको नहीं मालूम और आज वो बच्चा सीख जाएगा, उसके लिए पूरा एक सिस्टम है जो आपको फॉलो करना पड़ता है स्पोर्ट के लिए। तो ये पहले उनके कल्चर या उनके सिस्टम का पार्ट बनाना पड़ेगा। जैसे अब यूएसए ने क्या किया, यूएसए मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा ग्रोइंग कल्चर अपना अडॉप्ट करके लेके आया, और वो अब उनके, मैं लास्ट टाइम जब यूएसए गया मैंने देखा भी कि उनके क्लब वगैरह में या क्रिकेट आम होना शुरू हो गया। तो ये आपको शो में करता है कि अब उनका लोकल बच्चा भी इस तरफ उसका रुझान आ चुका है। तो ये मेरा ख्याल है कि सबसे वाइटल इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आईसीसी सोच रहा है, बड़ी अच्छी सोच है, क्योंकि कंपटीशन आपका रहना चाहिए जहां दुनिया की स्पोर्ट्स इवॉल्व हो रही है। मैं हैविंग सेड दैट कि सेकंड नंबर पे फुटबॉल के बाद क्रिकेट को रखा जाता है, बट फिर भी उसके आप कंट्रीज की क्वांटिटी देखेंगे और इनकी देखेंगे तो लगेगा बहुत बड़ा गैप है। तो ऑब्वियसली आईसीसी कहीं ना कहीं ये चाहेगा कि इसको जरा लार्जर स्केल पे लेके जाया जाए, ज्यादा टीमों की इन्वॉल्वमेंट हो। और अगर आप कभी क्रिक इन्फो पे या किसी भी आप वेबसाइट को जब आप देखते हैं तो आप ऐसे ऐसे नाम देखते हैं, आप कहते हैं हाँ ये भी क्रिकेट खेल रहा, मतलब लॉट इज हैपनिंग राइट नाउ। अब कंटिन्यूसली आपको पूरा साल फिक्सचर के अंदर हर दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज के आपको वो मैचेस नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो अपने बैकएंड पे काम कर रहे हैं। मेरा एक ही उसमें पॉइंट ऐड करने का है कि आपको इसका जो कल्चर डेवलप करना है ना वो निचले लेवल से करना है, क्योंकि 15-20 साल के बाद बच्चा क्रिकेटर नहीं बन सकता। जिसने बनना है वो अंडर 10 ही बन सकता है, कोई भी स्पोर्ट्स में जाना हो। तो उसमें अगर आपके ये किसी तरह आईसीसी सक्सेसफुल हो जाता है फुटबॉल की तरह डालने में स्कूल लेवल के ऊपर, तो फिर मेरा ख्याल है इनको कामयाबी ज्यादा मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है। अहमद सईद साहब, वैसे अगर ये प्री सारा कुछ चल रहा है, टॉप जो 12 टीमें हैं वो जो टॉप के हैं, टॉप 10 लेट से ले लें, जिसमें पता है कि क्वालिटी क्रिकेट हो रही है, वो तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं और वो रेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इनमें से कौन ऊपर आता है। तो फिर जो निचले लेवल पे जिसे आप क्वालिफाइंग राउंड लेट से कह लें, तो उनको तो क्वालिटी क्रिकेट ना मिली, वो तो आपस में फिर वहीं से खेल के जो जीता वो आगे, जो हारा वो बाहर, तो वो क्वालिटी क्रिकेट तो वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगी। फिर देखें क्वालिटी क्रिकेट जो है ना वो लेकिन इस तरह तो नहीं होता कि आप एक बटन दबाएं या और मतलब एक ही दिन के अंदर या एक रात के अंदर टीम जो है वो बेहतर हो जाए। ये एक ग्रेजुएट प्रोसेस का नाम है। उस ग्रेजुएट प्रोसेस में यही होता है कि कुछ एसोसिएट मेंबर्स को या कुछ दर्जे की टीमों में से कोई एक आध टीम जो है वो क्वालिफाई करके आती है और वो एलीट लेवल की टीमों के साथ compete करती है। फिर दूसरा जो इवेंट होता है उसमें कोई और टीम आती है। तो इस तरह से ही चीज़ें जो है वो डेवलप होती हैं। हमने पास में देखा है काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन अगेन जो बात हम अभी इरफान भाई ने भी की और जो बात इससे पहले मैंने भी ऐड की कि देखें जो कंट्रीज़ हैं ना, नमीबिया है, कीनिया है, स्कॉटलैंड इवन ले लें, आयरलैंड ले लें, ये कंट्रीज जब से क्रिकेट खेल रही हैं, नेदरलैंड्स की टीम 96 का वर्ल्ड कप भी मुझे याद पड़ता है कि वो खेली थी, तो ये टीमें जब से क्रिकेट खेल रही हैं उनके क्रिकेट का लेवल इंप्रूव नहीं हुआ, वो हैं वहीं पर ही। और उसकी वजह यह है कि उनका चूंकि ग्रास रूट में बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, उनका प्लेयर डेवलपमेंट। सर आयरलैंड ने वाइट वॉश कर दिया इंडिया को, आप कह रहे हैं कि उनका इंप्रूव नहीं हुआ, फॉर गॉड सेक। और वो क्या करें, उन्होंने टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियंस को हरा दिया, वाइट वॉश कर दिया, हराया नहीं है। इस तरह तो फिर पाकिस्तान जो है ना वो दुनिया कोई भी टीम का नाम ले तो पाकिस्तान उससे पाकिस्तान तो एक एक्सेप्शनल केस है। तो ये जो वन ऑफ सक्सेस होती है, ये तो मतलब मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड की टीम भी एक टेस्ट मैच हारी हुई है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आयरलैंड या स्कॉटलैंड से। तो मेरा ये जो वन ऑफ कामयाबी होती है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पर क्रिकेट ग्रो कर गई है या वहां पर क्रिकेट का कल्चर डेवलप हो गया। कैपो वर्डे वर्ल्ड कप में अभी आया, पहली बार खेला है कैपो वर्डे ने, फाइनल खेलने वाले दोनों टीमों के साथ जो है मैच ड्रॉ किया है वर्ल्ड कप का। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कैपो वर्डे की फुटबॉल जो है वो कल को स्पेन के बराबर आ जाएगी, अर्जेंटीना के बराबर आ जाएगी। तो ये वन ऑफ कामयाबी अच्छी बात होती है, इससे आपका तस्करा होता है, इससे आप डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं। लेकिन जो क्रिकेट का कल्चर डेवलप करने वाली बात है वो स्कूल लेवल से ही होगा। और स्कूल लेवल से क्रिकेट डेवलप होने का मतलब ये है कि आपके पास जो टैलेंट के पाथवेज हैं, आपके पास एक सिस्टम बन गया कि आपके पास यहां से रेगुलर टैलेंट आता रहेगा। तो फिर वो कंट्री जो है वो जाके एक एलीट जो है वो टीम बनती है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से ये कंट्रीज हैं, श्रीलंका है, वेस्ट इंडीज है, इवन पाकिस्तान है, इनकी क्रिकेट बहुत अरसे से डाउनफॉल का शिकार है, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। तो इनके डाउनफॉल का फायदा उठाते हुए कोई एक टीम जो मेहनत करे, अपना पाथवेज को डेवलप कर ले, अपने स्ट्रक्चर को बिल्ड कर ले क्रिकेट का, तो वो इनको रिप्लेस कर सकती है। और जिस तरह से ग्लोबल हो रही है गेम, अच्छी बात है कि ये ग्लोबल हो रही है, बहुत सारी जो रीजन्स की टीमें हैं वो इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो गई हैं। लेकिन क्वेश्चन मार्क आईसीसी के लिए बहरहाल ये है कि जो टीमें 96 के वर्ल्ड कप से खेलना शुरू हुई हैं, 92 के वर्ल्ड कप से खेलना शुरू हुई हैं, नेदरलैंड्स की टीम हो गई, कीनिया की टीम एक सेमीफाइनल भी खेली है एक वर्ल्ड कप का, इवन कीनिया की टीम, नमीबिया की टीम है, युगांडा की टीम है, ये सारी टीमें खेली हैं, लेकिन इनका ग्रास रूट का कोई कल्चर डेवलप नहीं हुआ। बिल्कुल जी, लेट्स सी अगर ये होता है तो इसके डेफिनेटली आईसीसी के पास कुछ प्लान्स होंगे। मुझे एक ब्रेक लेना है, बहुत शुक्रिया इरफान ज़ईद साहब। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2026 बात करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से, जिसका दूसरा सेमीफाइनल अर्जेंटीना के नाम रहा। अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड ये मैच खेला गया और स्टार्ट में ये मसीह साहब ऐसा लगा कि इंग्लैंड की टीम जो है ना वो एक मिशन के तहत आई हुई है और वो मैच ये जीत जाएगी। और स्टार्ट में बेबस सी दिखाई दी अर्जेंटीना की टीम, क्योंकि उनसे ना बॉल लिया जा रहा था ना कुछ, और जिस तरह से पहला गोल होने के बाद हाथ पांव फूलते हुए दिखाई दिए। लेकिन फिर हमेशा की तरह वही हुआ, हाफ टाइम हुआ, उसके बाद फिर कुछ डिस्कशन हुई और आखिरी मिनट्स में जाके लाइक 85th मिनट में जाके जो गोल हुआ है, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। देखिए, कल जो सेमीफाइनल खेला गया इंग्लैंड और अर्जेंटीना की टीमों के दरमियान, उसमें यहाँ पर हम ये कहकर उठे गए थे कि ऑन पेपर इसको जो है वो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा ऑन पेपर जो है वो एडवांटेज हासिल है इंग्लैंड की टीम को, उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस को भी अगर देखें इस वर्ल्ड कप में। लेकिन जो कल परफॉर्मेंस दी है इंग्लैंड की टीम ने वो बहुत डिसअपॉइंटेड थी। देखें, आप फुटबॉल अगर एक टीम है और आप वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रहे हैं तो आप अपनी रिप्यूट की बेस पे नहीं जीत सकते। और एक बहुत मशहूर बात जो है फुटबॉल के हवाले से मशहूर है कि सेमीफाइनल के अंदर कोई टीम फेवरेट नहीं होती। और यही बात जो है वो साबित हुई दोनों सेमीफाइनल के अंदर, पहले फ्रांस और स्पेन वाले सेमीफाइनल के अंदर और फिर इस सेमीफाइनल के अंदर भी। तो अगर कल के मैच की हम बात करें तो जो पहले 15 मिनट का जो खेल था उसके अलावा कहीं भी इंग्लैंड की टीम, हमें वो इंग्लैंड की टीम दिखाई नहीं दी जिसको वर्ल्ड कप में सेलिब्रेट किया गया, जिसको ये कहा गया कि ये वर्ल्ड कप में शायद फाइनल तक और उसके बाद फाइनल जीतने की भी सलाहियत जो अंदर पैदा कर चुकी है। खासतौर पर मैक्सिको वाली गेम के बाद जब देखें तो इंग्लैंड का जो मोराल था, जो उनके कैंप के अंदर डिस्कशन हो रही थी, और जिस तरह से थॉमस टुशेल जो उनके जर्मन कोच हैं वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे नॉर्वे की जीत के बाद विनर के तौर पर, उसको देखते हुए तो बिल्कुल भी ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा रहा था कि इंग्लैंड इस किस्म की गलतियां करेगी जो कल उन्होंने की हैं। देखें, आप वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रहे हैं, आप 1-0 की लीड पर हैं और आपके अगेंस्ट डिफेंडिंग चैंपियन खेल रही है, आप बिल्कुल भी आधा घंटा फुटबॉल में 1-0 की लीड को डिफेंड नहीं कर सकते हैं अपने बॉक्स में इतना डीप जाकर, अनटिल अनलेस आप कोई ऐसी टीम है जो पूरा साल एक सीजन खेलती है और उसकी जो डिफेंस की शेप है, जो उसकी जो टीम की शेप है टैक्टिक्स की, वही डिफेंसिव टीम की सूरत में। आप नेचुरली अगर डिफेंसिव टीम नहीं है और आप आधे घंटे के लिए वो बनने की कोशिश करेंगे जो आप नहीं है, तो उसका अंजाम यही होगा। अब जो लोग फुटबॉल रेगुलर देखते हैं, इंग्लिश प्रीमियर लीग को फॉलो करते हैं, उनको मैं इस तरह ये बात समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर मैनचेस्टर सिटी या मैनचेस्टर यूनाइटेड या लिवरपूल की टीम लेस्टर सिटी या स्टोक सिटी के स्टाइल कॉपी करना शुरू करेगी तो वो हारेगी। इंग्लैंड का अपना एक प्लेइंग स्टाइल था, इंग्लैंड का अपना एक फोर्टे था, इंग्लैंड का अपना एक स्टाइल था फुटबॉल खेलने का, जिसको खेलते हुए वो यहाँ तक पहुंचे थे। अनफॉर्चुनेटली कल वो वाली इंग्लैंड नजर नहीं आई है। और आपने जब 1-0 की लीड हासिल कर ली है, द बेस्ट वे टू डिफेंड इज टू अटैक। सर एलेक्स फर्गुसन, जो मेरा ख्याल है कि फुटबॉल की हिस्ट्री के मोस्ट डेकोरेटेड मैनेजर हैं, उनका कहना यह है कि अगर आप डिफेंड करना चाहते हैं तो इसका सबसे बेहतर तरीका यह है कि आपको अटैक करना है। और जब आपकी टीम अटैक पर चली गई है, आपने एक गोल कर लिया हुआ है, तो फिर जो प्रेशर आपने बनाया है उस प्रेशर को मजीद स्क्वीज करना है, उस प्रेशर को बढ़ाना है, उस प्रेशर को कम नहीं करना है। इंग्लैंड ने गोल करने के बाद ये किया कि उनके जो स्ट्राइकर थे, नंबर 9 की शर्ट वो पहनते हैं हैरी केन, वो आपको उनके बॉक्स के अंदर आकर डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। तो इंग्लैंड गोल करने के बाद बिल्कुल एक मीडियोकर टीम की तरह खेला और मेरा ये ख्याल है कि इसका यही हश्र होना चाहिए था जो इसका अंजाम हुआ है। अगर आप अच्छा फुटबॉल देखना चाहते हैं, अगर आप फुटबॉल को फॉलो करते हैं, फुटबॉल को के आपके नज़दीक एक एंटरटेनिंग गेम है, तो मुझे ये लगता है कि, और ये बात होती है कि हर फुटबॉल के मैच के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं लक का फैक्टर जरूर होता है, लेकिन फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। अर्जेंटीना की टीम ब्रेव थी, अर्जेंटीना की टीम बहादुरों की तरह लड़ी है, अर्जेंटीना की टीम ने उनके जो मिस्टेक्स थे उनको एक्सप्लॉइट किया है। और जब आप 1-0 से कम बैक कर रहे हो और आपको ये पता हो कि हम जब पहला गोल करेंगे तो दूसरा गोल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो उन्हें इस बार वो प्रिटी मच श्योर थे इस बारे में कि जैसे ही हम पहला गोल करेंगे दूसरा गोल भी आएगा। लेकिन अगर अर्जेंटीना वहां पर 1-1 मैच बराबर करने के बाद वही करता जो इंग्लैंड ने किया था, तो वो कभी भी स्टॉपेज टाइम में गोल करने में कामयाब ना होते। तो मैं ये समझता हूं कि इंग्लैंड की टीम कल डरपोकों की तरह खेली है, इंग्लैंड की टीम बुज़दिलों की तरह खेली है। मैं इससे कम वर्ड जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता उनके लिए, और इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार जो है मुझे लगता है कि थॉमस टुशेल हैं, जो नाकाम हुए हैं कल मैच मैनेजमेंट करने में। और इस मैच को, जिसको मैं ये समझता हूँ इंग्लैंड की टीम को बेहतर अंदाज में खेलकर इसको जीतना चाहिए था, उसमें जो है वो उनको शिकस्त हुई। अच्छा, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेकिंग का टाइम है, ब्रेकिंग से बात है तो इसी को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। श्रीदास, वेलकम बैक जी। डिस्कशन जारी थी दूसरे सेमीफाइनल को लेकर। मुझे सब स्टार्ट में अर्जेंटीना का आपको क्या मसला लग रहा था? टाइम ले रहे थे, समझ रहे थे सिचुएशन को, या फिर उनको पता था, यकीन था कि एंड पर आकर जो भी सिनेरियो हुआ उसे हम ओवरकम कर लेंगे? देखें, अर्जेंटीना की इस पूरे वर्ल्ड कप की जो अब तक की जर्नी है उसको अगर आप देखें तो 19 गोल स्कोर किए हैं अर्जेंटीना ने, जिसमें से 11 गोल जो हैं वो 75 मिनट के बाद उन्होंने स्कोर किए। तो एक बात तो वाज़ेह है कि अर्जेंटीना की जो स्ट्रेटजी है उसमें ये बात शामिल है कि आपने ओपोनेंट की जो मिस्टेक्स है
उनको एक्सप्लॉइट करना है, उनको देखना है, उसके मुताबिक आपने अपनी जो तब्दीलियाँ हैं वो करनी है। कल की अगर हम स्टार्टिंग लाइन आप देखें तो उसमें भी उसको देखकर भी ये लग रहा था कि अर्जेंटीना का जो प्लान है वो यही है कि वो पहले हाफ को इस तरह गुजारेंगे कि वो इंग्लैंड की टीम को एग्जॉस्ट करने की कोशिश करेंगे और उसके दौरान जो है वो उनके जो स्पेसेस हैं उनको वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे और सेकंड हाफ में जो तब्दीलियां उन्होंने की वो बिल्कुल पिन पॉइंट और एक्यूरेट उनके लिए काम कर गई। तो एक बात तो तय थी कि अर्जेंटीना का जो यूं कह लीजिए क्लच मूवमेंट में परफॉर्म करने वाले जो प्लेयर हैं, जिस तरह एंजो फर्नांडिस ने कल भी गोल किया, उससे पहले उन्होंने इजिप्ट वाले मैच में भी गोल किया, लोटारो मार्टिनेज सब्स्टिट्यूट होकर आते हैं, वो हमेशा अगर अपना इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। सिर्फ मैसी एक वाहिद नाम है कि जो आपको हर तरह के सिचुएशन के अंदर, हर तरह की पोजीशन के अंदर आपको वहां पर फील्ड के अंदर खड़े हुए नजर आते हैं। उसके अलावा उनके अराउंड जो पूरी टीम खेल रही है, जो बिल्ड हो रही है, और जो उनके कोच हैं लियोनेल स्कैलोनी, उनको भी अगर आप देखें तो उन्होंने ज़्यादातर जो टीमों के खिलाफ अटैक किया है या जो उन्हें कम बैक्स किए हैं उन्हें आखिर में आकर किए हैं। इवन कैपो वर्डे की टीम के अगेंस्ट भी आपको याद होगा कि अर्जेंटीना की टीम ने 2-2 से मैच ड्रॉ किया और फिर एक्स्ट्रा टाइम में जाकर उस मैच को जीतने में कामयाब हुए थे। तो वो लेट विनर्स के एक्सपर्ट हैं, लेट जो प्रेशर हैंडलिंग होती है उसके वो एक्सपर्ट हैं और इस वर्ल्ड कप में उन्हें इस बात को एक बार नहीं बार बार प्रूव किया है। अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड को जो पहला गोल करने के बाद जो दूसरा गोल करने के लिए वो नहीं गए और उस मैच को उन्हें किल नहीं किया उस वक्त, वो मेरा ख्याल है कॉस्ट कर गया। जहां पर आप अगर देखें तो दोनों जो हाफ हैं उसमें के पहले 15-15 मिनट के जो पीरियड्स हैं उसमें आपको इंग्लैंड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डोमिनेट करता हुआ नजर आता है, लेकिन जो है थोड़ा वक्त गुजरता है तो अर्जेंटीना का कंट्रोल आपको मजबूत होता हुआ नजर आता है। अर्जेंटीना की जो फिजिकल टसल थी वो उनसे ज़्यादा बेहतर थी, उनका जो वर्क रेट था वो ज़्यादा बेहतर था। इंग्लैंड की टीम जो एक्सपेक्ट कर रही थी अपने मिडफील्ड से, खासतौर पर जूड बेलिंगम से, वो उनके ऊपर पूरा नहीं उतरे हैं। और इंग्लैंड की ये जो तारीखी तौर पर एक रिवायत चली आ रही है कि क्लच मोमेंट्स के अंदर आकर ये बड़े ना हमेशा फेल हो जाते हैं, ये रिवायत इस बार भी बरकरार रही है। तो कहीं ना कहीं ओवर रेटेड होने का टैग भी इंग्लैंड के ऊपर लगा होता है। 1966 के वर्ल्ड कप के बाद से अब तक इंग्लैंड जो है वो वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं खेल पाया है और इस बार उनके पास बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि अर्जेंटीना की टीम उसकी जो 2022 की अर्जेंटीना की टीम अगर हम पेपर के ऊपर रख के देखें तो वो उस कैलिबर की टीम हमें नजर नहीं आती है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे सिनेरियो के अंदर जब हम अर्जेंटीना को डिस्कस करते हैं, देखें कोई टीम अगर एक ट्रायम्फ हासिल कर ले, अगर वो एक ट्रॉफी जीत जाए, वो एक मेगा इवेंट जीत जाए और उस टीम का कोर यूनिट जो उसके 5-6 कोर प्लेयर होते हैं वो बरकरार रहें, तो वो जब अगले इवेंट में आते हैं तो उनके जो मोराल होता है वो पहले से बेहतर होता है। ऑस्ट्रेलिया की उस ग्रेट टीम का तज़किरा मैं यहाँ करना चाहूंगा जिसने बैक टू बैक 3 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते थे। 1999 स्टीव वॉ कैप्टन थे, वही टीम जो है वो शिफ्ट हुई रिकी पॉन्टिंग के हाथ में, उस टीम की कोर मेंटेन थी, वही टीम कमोबेश तकरीबन वही टीम, उसमें नेथन ब्रैकेट मुझे याद आ रहे हैं 2007 में जो उनकी टीम में एक ऐड हुआ था और 1-2 और नाम इस तरह के, उस टीम का कोर मेंटेन रहा, वो 3 इकट्ठे वर्ल्ड कप जीती। अर्जेंटीना की टीम का 2022 का ऑलमोस्ट वही कोर उनका मेंटेन है। स्कैलोनी उनके मैनेजर हैं, लियोनेल मेसी वहां पर हैं, एंजो फर्नांडिस इस टीम का हिस्सा थे, मैकलिस्टर इस टीम का हिस्सा थे, मार्टिनेज इस टीम का हिस्सा थे, सेंटर बैक्स उनके तब्दील जरूर हुए हैं, लेकिन उसके अलावा जो पूरी उनके मिडफील्ड में भी अगर आप देखें रॉड्रिगो डी पॉल हैं, टेलिया फ्रिको पिछले वर्ल्ड कप में इनके साथ गए थे, तो उनकी भी कोर कहीं ना कहीं मेंटेन थी। और जब कोई टीम एक इवेंट जीतने के बाद अगले इवेंट में आती है अपने उसी सेम कॉम्बिनेशन के साथ, तो उसका मोराल पहले से बेहतर होता है, क्योंकि उन्होंने वो विनिंग फील ली होती है, उन्हें ये पता होता है कि हम ये काम पहले कर चुके हैं। तो जो काम आप पहले एक बार कर चुके हो वो चाहे जितना मुश्किल हो उसको दोबारा करना पहली दफा करने से आसान होता है। तो अर्जेंटीना का ये फैक्टर कहीं ना कहीं इस बार भी काउंट कर रहा है कि उनकी जो 2022 की विनिंग टीम थी उसका कॉम्बिनेशन एज इट इज उनको तकरीबन इस वर्ल्ड कप में भी मैसर रहा है। अब अगर मेसी रिटायर होते हैं इस टीम से या लियोनेल स्कैलोनी इस टीम को छोड़ के जाते हैं, ये जो 3-4 बड़े नाम जो अभी हमने गिनवाए हैं यहाँ पर, इनमें से कोई 1-2 प्लेयर आगे पीछे होते हैं, उनको रीबिल्ड करना पड़ेगा, तो वो प्रोसेस अर्जेंटीना के लिए थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि तकलीफ दे होगा, थोड़ा सा परेशानी का बायस होगा। अब नॉनदलेस अर्जेंटीना की टीम जो है वो फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है और अर्जेंटीना की टीम को स्पेन की टीम का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर बहुत बड़ी ज्यादती ये होगी अगर हम लियोनेल मेसी की ग्रेटनेस को अप्रिशिएट ना करें। हम तमाम बाकी जितने फुटबॉल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बात होती है, रोनाल्डो और मेसी की डिबेट एक लॉन्ग लास्टिंग डिबेट जो है वो चलती आ रही है, जब तक ये दोनों प्लेयर खेल रहे हैं उस वक्त तक ये डिबेट चलती रहेगी। लेकिन मैं अगेन ये कहना चाहता हूं कि आप रोनाल्डो के फैन होते हुए भी मेसी की ग्रेटनेस को अप्रिशिएट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई एक प्लेयर जो बार बार अपने आप को आकर प्रूव करे, कोई एक प्लेयर जिसके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म किया गया हो, वो दुनिया का सबसे ज्यादा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फाइनल हारने वाला प्लेयर था। उसने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ली, वो वापस आया और उसने हर उस मौके के ऊपर, आप 2022 का वर्ल्ड कप, 2026 का वर्ल्ड कप, कोपा अमेरिका 2022, उसके बाद जो कोपा अमेरिका 2 कोपा अमेरिका वो जीते हैं, इन सारे इवेंट्स के तमाम मैचेस निकाल के देखें, कोई एक मैच मुझे ऐसा बताया जिसमें मेसी ने परफॉर्म ना किया हो। और मेसी के परफॉर्मेंस का जो लेवल है वो लेवल नहीं है जो आम प्लेयर्स का होता है कि जी गोल शीट के ऊपर अगर नाम आ जाए या हैरी केन पेनल्टी मार के अगर गोल करता है तो हैरी केन जो है वो अच्छा प्लेयर है। मेसी एक
एक अलग ब्रैकेट बना चुका है अपने लिए। और मैं ये समझता हूं कि मेसी उस लेवल के ऊपर आ गया है कि अपोनेंट टीम भी हैरान होकर, उसके प्लेयर भी हैरान होकर देख रहे होते हैं कि यार ये क्या खेल रहा है। कौन सा ऐसा क्लच मोमेंट है जिसमें मेसी की जरूरत पड़ी हो टीम को और उसने परफॉर्म ना किया हो। वो गोल की सूरत में हो सकता है, वो असिस्ट की सूरत में हो सकता है, वो समटाइम्स पिच के ऊपर खड़े होकर अपना इंपैक्ट क्रिएट करने की शक्ल में हो सकता है, वो लीडरशिप की शक्ल में हो सकता है। और ये बात भी बहुत तवील अर्से तक होती रही है। मैं आपको पता है कि मैं मेसी का फैन नहीं हूं और मैं ना ही इस वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर यहां पर आकर हम मेसी की ग्रेटनेस को अप्रिशिएट ना करें, जिस तरह से वो कैरी करके इस अर्जेंटीना की इस टीम को 2026 की टीम को अगर वर्ल्ड कप जीतने में ये कामयाब होती है तो इस वर्ल्ड कप को मेसी के वर्ल्ड कप से याद रखा जाएगा। ये बिल्कुल उस वर्ल्ड कप के बराबर होगा जो 1986 में मैराडोना की टीम जो अर्जेंटीना की थी, उसको जिस तरह से मैराडोना ने कैरी करके वर्ल्ड कप जितवाया था। मैं ये समझता हूं कि इस वर्ल्ड कप में अब तक खासतौर पर नॉकआउट मैचेस के अंदर जहां टीम को जरूरत पड़ी वहां मेसी ने परफॉर्म किया, जहां टीम को कमबैक चाहिए था वहां मेसी ने कमबैक करवाया, जहां टीम को असिस्ट चाहिए थी वहां मेसी ने असिस्ट दी। और मेसी ने किसी भी बात को अपनी ईगो का मसला नहीं बनाया, मेसी ने किसी भी बात को अपने ऊपर बहुत ज्यादा सवार नहीं किया, क्योंकि उसे ये पता था कि वो इतना कैपेबल है, वो इतना ग्रेट है कि वो अपनी विल के ऊपर कोई भी मैच किसी भी मौके के ऊपर तब्दील करने की सलाहियत रखता है। बिल्कुल, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां मैसी खड़े होते हैं। ठीक है ना ये मामला। कल फिर आप लोगों ने क्या नॉर्थ कोरिया से रेफरी बुलाया हुआ था, बड़ा सख्त रेफरी था यार, कल मार्जिन ही कोई नहीं दिया और कल येलो कार्ड ज्यादातर हमने देखा है कि अर्जेंटाइन के प्लेयर्स को हुए हैं, तब वो वाला टैग भी खत्म हो गया है। इस्माइल फत्ताह जो है वो कल रेफरी थे, इनका ताल्लुक यूएसए के साथ था। और देखें ये जो रेफरिंग वाले मामलात हैं या इस फीफा से जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, ये मामलात पहले भी इवेंट्स के अंदर मौजूद रहे, लेकिन एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि इन मामलात को बुनियाद बनाकर आप अर्जेंटीना की परफॉर्मेंस को और मेसी की ग्रेटनेस को नहीं झुटला सकते हैं। देखें जो लास्ट मोमेंट्स के अंदर आकर कम बैक करने का प्रेशर होता है वो वही लोग समझ सकते हैं जो फुटबॉल पिच के ऊपर खड़े होकर फुटबॉल खेले हों। यहाँ पर टीवी के ऊपर बैठ के तबसरे करना और स्टैट्स की बुनियाद पर बैठकर ये डिसाइड कर देना कि कौन बड़ा प्लेयर है, कौन अच्छा प्लेयर है। आपको एक पेनल्टी अगर थोड़ी बहुत मिल भी गई है रेफरी के गलत डिसीजन की वजह से, हालांकि ऐसा नहीं होता, एक जो वीआर के आने के बाद हमें चूंकि उनकी नेचर को समझ में नहीं आ रही है जो पूरा प्रोसेस है फाउल देने का, इसलिए कभी कभार ऐसा लगता है। लेकिन आप इस सारी चीज को बुनियाद बनाकर ये नहीं कह सकते कि क्लच मोमेंट्स के अंदर जब एंजो फर्नांडिस ने ये गोल मारा या लटारो मार्टिनेज ने आकर गोल मारा, देखें आप दोनों अगर टीमों के स्ट्रैटेजिकल देखें तो आपको साफ वाज़ेह नजर आएगा कि इंग्लैंड की टीम 1-0 की लीड लेकर इतना डर गई थी कि उसने अपने जो डेक्लन राइस थे मिडफील्डर उनको निकालकर एक और डिफेंडर ऐड कर लिया। दूसरी जानिब लियोनेल स्कैलोनी ने अपने लेफ्ट बैक को निकाल के उसने स्ट्राइकर जो है वो अंदर डाला। तो ये इंटेंट का फर्क है जिसकी वजह से वो जीते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप मेसी की ग्रेटनेस को अप्रिशिएट नहीं भी कर पा रहे हैं तो उसको कम करने के लिए मेरा ख्याल है इस किस्म की बातें ना करें, वो बात करें जो एक अच्छा आर्गुमेंट बन सकता है और वो बात करें जो कॉमन सेंस से रिलेट भी करती हो। लेट्स सी जी, इतवार की रात स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना, ये एक बड़ा मुकाबला, फाइनल मार्क, वन लास्ट चांस। लेट्स सी इस पे कौन जीता है, आने वाले शोज में फर्दर बात करेंगे। इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।